हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज है सबको? सलाम जी, आप ये करिए। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है जो सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। एज देयर नेम इंडिकेट कि वो सिडेशन के लिए या फिर हिप्नोसिस के लिए यूज होती हैं। यानी नींद आवर या जब भी किसी पेशेंट को कोई एंजाइटी वगैरह हो रही है तो उस वो स्टेट है, स्टेट में वो नींद में चला जाए और उसकी जो है वो स्टेट जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। तो हमने पहले तो एज यूजुअल जो हमने ये जो पहला बॉक्स है ये आपने हर कह रही थी कि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैं ये कहने लगी थी कि आपने हमेशा की तरह मैं आपको हर चैप्टर से पहले बताती हूँ कि आपने ये जो बॉक्स है ये आपने हर चैप्टर का कुछ और करना है नहीं करना। ये आपने बॉक्स जो अपने फिंगर टिप्स पे हर चैप्टर का जो हम इनका मैं जो पढ़ाऊंगी उनका आपने लाजमी जो है ये करना है। वो खुलासा बताया होता है पूरे चैप्टर का। अच्छा, तो अब ये है कि इसमें इसने 3 क्लासेस बताई हैं इन ड्रग्स की। एक है बेंजोडाइजेपिन, एक है बारबिचुरेट और एक मिसलेनियस है, मतलब कि उनमें मुख्तलिफ ड्रग्स हैं। उनका इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया हुआ है। उनकी कोई सेपरेट क्लास नहीं बनाई क्योंकि वो सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं। ठीक है, अब ऐसे है कि बेंजोडाइजेपिन जो है ना ये 3 तरह की हो सकती है। शॉर्ट एक्टिंग यानी शॉर्ट एक्शन होगा उनका, इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक होंगी लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, अब उनके आगे नाम आप लोगों ने यहाँ पे जो खास तौर पे जो यहाँ पे नाम दिए हुए वो आपने लाजमी करना है। इसी तरह बारबिचुरेट में होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, यानी उनका बहुत थोड़ा एक्शन होता है, बहुत जल्दी और बहुत छोटे ड्यूरेशन का। ठीक है, उसके बाद आती है शॉर्ट एक्टिंग। और फिर देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट या मतलब मीडियम सा रिस्पॉन्स या एक्शन नहीं आ रहा, सीधा लॉन्ग एक्टिंग आ रही है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है इन दोनों में। एनीवेज ये डब्बा जो है वो लाजमी करना है। हम चलेंगे आगे बेसिक हमारा जो मैकेनिज्म है उसकी तरफ। जो मैकेनिज्म है ना बेंजोडाइजेपिन का और बारबिचुरेट का, ये आप लोगों ने रट लेना है क्योंकि इनमें से एक जो है ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आना है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है ना वो बेंजोडाइजेपिन का है जो ज्यादातर आया हुआ है, लेकिन आपने बारबिचुरेट को भी करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये किसी को कोई इशू हो, आवाज ना आ रही है, कुछ भी हो तो मुझे बता दे। अच्छा, मैकेनिज्म ये है, मैं एक मिनट जूम इन कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छा, अब ये पहले तो उसने पहले आपको बता दिया सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है जो सेडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग्स का हो। हर जो ग्रुप है उसका अलग से है, जैसे बेंजोडाइजेपिन का अलग से बताएगा वो, और बारबिचुरेट का अलग बताएगा, और जो मिसलेनियस है उनका अलग से बताएगा। तो वो कहने का मकसद है ये सारी जो ड्रग्स है जिनकी सब कैटेगरीज है सबका डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, अब हम चाहेंगे बेंजोडाइजेपिन के, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि साथ साथ नोट किया करें, साथ साथ लिखा करें कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको पहले ही पता हो कि ये वाला आ सकता है। ठीक है, जो मैं बताती हूँ ना ये मैं आपको पास पेपर वालों वाले ही बता रही होती हूँ कि वहां पे आया होता है, इसीलिए मैं बता रही होती हूँ। तो बजाय कि एंड पे आप उन चीजों को रट्टे मारे, आप अभी से साथ साथ उन चीजों को पक्का कर लें। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारे पास ना एक गाबा रिसेप्टर होता है, जिस तरह बाकी चीजों के रिसेप्टर्स होते हैं, एक गाबा जो है रिसेप्टर है। अब गाबा के ऊपर जैसे उसका नाम है कि वो रिसेप्टर है और वो गाबा के लिए है। गाबा एक सब्सटेंस है, ठीक है, एब्रीविएशन उसकी जो है उन्होंने करके GABA लिखा है जिसको हम गाबा कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना केमिकल, ये उस रिसेप्टर पे जाके क्या करता है, यूजुअली अगर आमतौर पर बात करें क्या करता है उस रिसेप्टर पे जाके कि जब गाबा उस रिसेप्टर पे जाएगा ना, अटैच होगा, तो वहां पे वो उस अटैचमेंट की वजह से इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी आगे से इनहिबिशन करवाएगा। जो भी उसके सेलुलर रिस्पॉन्सेज होंगे ना जो भी जनरेट करें उनकी इनहिबिशन करवाएगा। ये आपने याद रखना है, पहला पॉइंट ये नोट कर लें अपनी रजिस्टर वगैरह पर। जो है वो उसका रिस्पॉन्स इनहिबिटरी होता है। ठीक है, तो जो ये बेंजोडाइजेपिन है ना ये एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। एगोनिस्ट कौन सा होता है मुझे कोई बताएगा? जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जो जाके उसकी मतलब कि उसी जगह पे जाके मतलब कि उसी रिसेप्टर पे
बाइंड करेगा और वैसा ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जैसा उसका एंडोजीनस सब्सटेंस जो कि यहाँ पे गाबा है वैसा ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। बेंजोडाइजेपिन तो हम बाहर से दे रहे हैं ना, जो गाबा है वो एंडोजीनस सब्सटेंस है। जिस तरह हम इंसुलिन वगैरह में हमने बात की थी कि इंसुलिन एंडोजीनस है यानी कि अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, और हम बाहर से कुछ और देते हैं जो ड्रग्स उन रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं। इसी तरीके से बेंजोडाइजेपिन हम बाहर से दे रहे हैं जो कि उसी रिसेप्टर जाके वैसा ही काम करती हैं जैसा गाबा रिसेप्टर पे गाबा खुद काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये काम कैसे करता है, आप इधर डायग्राम में अगर फोकस करें, मैं जूम इन करती हूँ ताकि आप जरा क्लियरली देखें। ये जो एक पूरा रिसेप्टर है ना, ये पूरा ये जो आपको 4-5 कलर्स का इस तरह मेम्ब्रेन के अंदर नजर आ रहा है, ये पूरा एक रिसेप्टर है। ठीक है, इसके आगे सब यूनिट्स हैं। ठीक है, आगे इसके जो सब यूनिट्स है ना वो 5 हैं। इसके अंदर 2 बीटा सब यूनिट है। ये देखो ग्रीन वाला जो नजर आ रहा है ये बीटा है, और एक और ये तो इस साइड पे ग्रीन है ये एक और बीटा है। ठीक है, 2 बीटा हो गए। अल्फा आपको येलो से में नजर आ रहा है, येलो मस्टर्ड सा जो कलर है, 2 अल्फा हो गए, टोटल 4 हो गए। और एक ये जो लाइट ग्रीन सा अंदर नजर आ रहा है आपको साइड पे, अब ये जो है ये क्या है, ये गैमा है। अब ये असल में होता किस तरह है मैं आपको इसको बताती हूँ कि ये असल में होता कैसे है। और इन सब के मतलब कि एक सर्कल की फॉर्म में है, और इनके दरमियान में एक ये जो ब्लू सी लाइन है ना, ये अंदर एक खोखली जगह है जहां से आयंस अंदर बाहर आएंगे। ठीक है, इसको कहेंगे आयन चैनल। ये मैं आपको भी हाथ से शेप बना के दिखाऊंगी तो आपको सही तरह समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए भी ये बताने लगी हूँ कि अब होता क्या है कि ये चैप्टर पेज नंबर जो है, मैं एक मिनट देख के बताती हूँ जो पूछ रहा है बच्चा। ये मेरे पास पीडीएफ का है 187। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो गाबा के रिसेप्टर्स है ना, ये मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, ब्रेन में, थैलेमस में, लिम्बिक सिस्टम, वो सब आप कर लोगे। ठीक है, अब वही बात मैंने आपको बताई है कि जो गाबा रिसेप्टर है इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, और ये जो है ना, इसमें गाबा के अंदर आपने कितने पढ़े हैं, 2 अल्फा के यूनिट थे, अल्फा 1 उसको कहते हैं, 2 बीटा 2 के थे, और एक जो आपने गैमा का पढ़ा था। अब ये जो आपने जो डायग्राम में तो देखा था 2 अल्फा 2 बीटा 1 गैमा, है ना, लेकिन यहाँ पे उसने आगे अल्फा 1 बीटा 2 वाई और गैमा 2 भी लिखा हुआ है, वो उसने आगे सब क्लासिफिकेशन बता दी है। ठीक है, मतलब के अल्फा के आगे भी हो सकते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, कोई भी अल्फा हो सकता है। तो यहाँ पे वो बताने का मकसद उसका क्या है, तो जो गैमा ए रिसेप्टर होते हैं ना, गैमा की भी आगे टाइप्स है ना, गैमा ए रिसेप्टर में जो होता है उसमें क्या होता है, बल्कि मैं ना आपको एक दफा लिख के ही बताती हूँ, इस तरह आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड रुको जरा। अच्छा, इस तरह होता है कि गाबा जो इटसेल्फ है ना, इसकी बहुत सारी टाइप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो गाबा ए, यानी उसकी गाबा के आगे सब टाइप है ए, उससे कंसर्न है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो गाबा ए है ना, इसके अंदर जो अल्फा बीटा गैमा के हमने जो पढ़े हैं ना सब यूनिट्स, उनके कौन सी टाइप होती है, अल्फा 1 वाला होता है, बीटा 2 वाला होता है, और गैमा बी 2 वाला होता है। ये आपने याद रखना है कि हमने यहाँ पे कौन सी टाइप पढ़ी है। जो गैमा ए जो बेंजोडाइजेपिन या बार्बिट्यूरेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर, उसमें अल्फा 1 बीटा 2 गैमा 2 ये होते हैं। और इनके आगे सब यूनिट कितने होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा इसके अंदर 5 सब यूनिट होते हैं, तो जो हमने डायग्राम में भी देखे हैं, तो क्या होगा, 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, 1 इसका होगा, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 5 सब यूनिट्स हो गए। ठीक है, 5 सब यूनिट, ये वो बात आपको वहां पे बताना चाह रहा है।
अब ये असल में आइसोफॉर्म्स है ना, मुख्तलिफ, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो, आपके पास अगर ये गाबा रिसेप्टर है, ये देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सारे सब यूनिट मिलके इस तरीके से एक अंदर हॉलो स्ट्रक्चर, देखो दरमियान में जगह खाली है, ये सारे ऊपर से अगर आप देखोगे ना इस गाबा रिसेप्टर को, वो इस तरह होगा, और अंदर से जो जगह खाली है ये होगा आयन चैनल, क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है। इधर से जब ये गाबा जो है क्या कहते हैं एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, इधर से अंदर से आयन चैनल जो होंगे वो पास होंगे, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? अब ऐसे है कि जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि अब ये देखो पांच सब यूनिट गाबा ए जो हमारे पास यहाँ पे बेंजोडाइजीन का जो हमारे कंसर्न में है, जो हमारा फोकस है, उसमें क्या है, 2 अल्फा 1 है, 2 बीटा है और 1 गामा 2 है, ठीक है। ये सब यूनिट्स हैं, 5 हो गए मिलके, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो इन दिस आइसोफॉर्म, मतलब कि जो गाबा ए वाली फॉर्म है, आइसोफॉर्म यही है ना, डिफरेंट टाइप्स है इसकी, तो जो गाबा ए क्या हमारा यहाँ पे कंसर्न की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है कि बेंजोडाइजेपिन जो होती है ये कहाँ पे अटैच होती है, ये अल्फा 1 और गामा 2 जो सब है उनके दरमियान में इसकी एक बाइंडिंग साइट होती है, मतलब एक जगह होती है उन दोनों के दरमियान में जहाँ पे बेंजोडाइजेपिन जाके अटैच होती है, ठीक है। However, benzodiazepine also bind GABA A that contain, अच्छा फिर वो ये बात कर रही है कि GABA A टाइप में जिसमें ये वाले सब यूनिट होते हैं उधर भी अटैच हो सकती है, मतलब है तो वो GABA A ही, लेकिन उसमें सब यूनिट जो है उनकी आइसोफॉर्म में, मतलब कि उसमें अल्फा 2 भी हो सकता है, उसमें अल्फा 3 हो सकता है अल्फा 1 की जगह, या फिर अल्फा 5 हो सकता है अल्फा 1 की जगह, वो ये बताना चाह रहा है। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, अगर आप डायग्राम में देखो, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये जो डायग्राम है इसमें ये आपका साइड पे जो बड़ा सा नजर आ रहा है आपको अल्फा सब यूनिट, और ये ग्रीन सा नजर आ रहा है आपको गामा सब यूनिट, इन दोनों के दरमियान है उसकी किसकी फॉर्म, बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट है, ठीक है। यहाँ पे अटैच होंगे बेंजोडाइजेपिन, जो उसने एरोहेड में लिखा भी हुआ है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको, अल्फा और गामा के दरमियान में यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन अटैच होते हैं इस रिसेप्टर में। अदरवाइज अगर आप वैसे बात करो कि गामा जो इटसेल्फ कहाँ पे अटैच होता है, क्योंकि ये गामा रिसेप्टर है, तो गाबा जो है, गामा कहने सॉरी, गाबा जो है वो एंडोजीनस है, यानी वो बॉडी के अंदर हो रहा होता है प्रोड्यूस, तो वो जो होता है वो कहाँ पे अटैच होता है, वो यहाँ पे होता है, अल्फा और बीटा के दरमियान में होता है। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे अटैच है, एक उसने इधर अटैच किया हुआ अल्फा और बीटा के दरमियान, यहाँ पे एक और अटैच किया हुआ अल्फा, मतलब कि बाइंडिंग साइट वो बता रहा है कि अल्फा और बीटा के दरमियान होगी गाबा की, और बेंजोडाइजेपिन की किधर होगी, अल्फा और गामा के दरमियान, ठीक है। अच्छा, आगे वो क्या बात करता है कि बाइंडिंग ऑफ बेंजोडाइजेपिन facilitate inhibitory action of GABA which are, मतलब कि आपको पता है जब भी किसी का कोई सवाल है, अगर नहीं है तो माइक ऑफ कर दो। अच्छा, अब ये है कि बेंजोडाइजेपिन क्या है, जब भी अटैच होगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिटरी एक्शन देगा गाबा का, क्योंकि गाबा जब भी अटैच होता है तो इस रिसेप्टर पे वो एक अपना इनहिबिटरी एक्शन देता है। 2 तरह के एक्शन होते हैं ना फार्माकोलॉजी में, जब भी एक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना तो वो आया इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दे सकता है, या फिर वो एक्साइटरी रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो वो उस चीज को इनिशिएट करवा सकता है या फिर उसको इनहिबिट करवा सकता है, ठीक है। इस केस में हमारे पास इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है, इंक्रीज क्लोराइड आयन कंडक्शन। जब क्लोराइड की कंडक्शन ज्यादा हो जाती है तो इससे फिर आगे हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन आता है। अब होता क्या है, ये बेंजोडाइजेपिन काम क्या करते हैं
ये जो नेचुरली गाबा मीडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग है ना, यानी गाबा की वजह से जो क्लोराइड चैनल खुलता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर वो पहले 1 मिनट में क्या कहते हैं 5 दफा खुल रहा था, तो वो अब 10 दफा खुलेगा। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। एक वक्त में अगर वो इतना खुल रहा है तो उसकी इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, तो वो उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बेंजोडायजेपिन जब इस रिसेप्टर पे अटैच करेंगी तो गाबा की जो नेचुरल कैपेसिटी है ना, कि उसने जब एक्टिवेट करना है इस रिसेप्टर को, तो उसने वो आयन चैनल खोल देना है और उससे इनहिबिटरी एक्शन करना है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। उससे फिर वो बार बार आयन चैनल खुलेगा, बार बार जो होगी आयंस की फ्लो होगा आयंस का। अच्छा, ये है इसका असल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब होता क्या है कि फ्लूमाजेनिल है, ये एक ड्रग है, एक एजेंट है। ये क्या करता है, ये हम तब देते हैं जब हमारे पास ज्यादा हमने बेंजोडाइजेपिन दे दी है किसी को और हम चाहते हैं कि उसका एक्शन रिवर्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये देते हैं जो रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड क्लासिफाइड एज एन एंटागोनिस्ट एट बीसी रिसेप्टर। ये बीसी मतलब बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे ही जाके अटैच होगा, लेकिन काम इसका एंटागोनाइज करना होगा। लाइक अगर किसी को बहुत ज्यादा देर हो गई है तो हम ये दे देंगे उसको कि उसका इफेक्ट एंटागोनाइज हो जाए, ताकि उसका इफेक्ट मतलब के खत्म हो जाए जो हमने ज्यादा दे दी हुई है। आगे वो कहते हैं certain beta carbolines have a high affinity for BC receptors and can elect angiogenic and convulsant effect. These drugs are classified as inverse agonist. अच्छा, ये बड़ी बात मजे की है। इनवर्स एगोनिस्ट किसी का पता है क्या होता है? एगोनिस्ट का उल्ट? नहीं, उल्ट नहीं होता। उल्ट ये ऐसे है कि ये होता एगोनिस्ट ही है, मतलब करता ये अटैचमेंट ही है जाके, लेकिन जो ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है ना, वो उल्ट होता है। लाइक होगा ये एगोनिस्ट ही, ये एंटागोनिस्ट नहीं है। ये जाएगा उसी पे, उसी रिसेप्टर पे, लेकिन अगर वहां पे देखो, हम यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन की बात कर रहे हैं कि वो सिडेटिव एक्शन है, तो इसका रिवर्स क्या होगा कि वो एंटी सिडेटिव हो जाएगा, यानी सिडेशन कॉज नहीं करेगा वो, तो ये हो जाएगा इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये वो उसकी बात कर रहे हैं कि बीटा कार्बोलिन जो है ये ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं कुछ जो क्या करते हैं, जाते वो बिजी रिसेप्टर पे ही है, लेकिन उनका इफेक्ट उल्टा होता है और अटैच भी वो एगोनिस्ट के तौर पे ही होते हैं, एंटागोनिस्ट के तौर पे नहीं होते। उनको कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। अच्छा, आगे चलते हैं बारबिट्यूरेट्स की तरफ। जी जी अभी इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस होगा? हाँ, मैं जो एंटागोनिस्ट होता है ना, ये क्या करता है, ये उस साइड पे जाएगा, उस साइड पे जाके उसकी जगह मल के बैठ जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा ना नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। जस्ट उसकी जगह जो है वो ऑक्युपाई कर लेगा, जस्ट उसकी जगह जो है वो ले लेगा, ताकि जो कोई एगोनिस्ट है वो आके अपना रिस्पॉन्स शो ना करे, ठीक है। जबकि जो इनवर्स एगोनिस्ट है, इनका क्या काम है, ये जाते उधर एगोनिस्ट के तौर पे ही है, मतलब जाते उधर कोई इफेक्ट शो करने ही है, लेकिन इफेक्ट जो शो करते हैं वो उल्टा होता है जो नॉर्मल एगोनिस्ट का होता है। जिस तरह बेंजोडाइजेपिन जो है वो जाके उधर सेडेशन या फिर हिप्नोसिस कॉज करेंगी, लेकिन जिस तरह बीटा कार्बोलिन्स है ये क्या करेंगे, ये एंजाइटी वाले इफेक्ट कॉज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंजियोजेनिक और कन्वल्सेंट इफेक्ट। आपको पता है बेंजोडाइजेपिन जो होता है वो एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एंजाइटी या एंजियोलिटिक जिसे कहते हैं वो इफेक्ट्स देता है, लेकिन बीटा कार्बोलिन्स हैं एगोनिस्ट, लेकिन है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स मीन देयर इफेक्ट और देयर रिस्पांस हैज बीन इनवर्स्ड, ठीक है। जो उनका रिस्पांस है वो उल्टा हो गया, ठीक है जी ठीक है। अच्छा,
आगे चलते हैं बारबिचुरेट्स की तरफ। बारबिचुरेट्स में क्या है कि ये जो है ना, ये भी इसके भी डिफरेंट जगह पे उसने बताया हुआ है रिसेप्टर्स होते हैं, और ये किस तरह करते हैं। अच्छा, मैंने इसका सेम वैसे ही होगा, सिर्फ इसकी 2-3 चीजें डिफरेंट है। एक बाइंडिंग साइट डिफरेंट है, जिस तरह उसने सबसे ऊपर बता दिया कि बाइंडिंग साइट इन सब की जो है ना चेंज है, क्योंकि इनकी क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही ओवरऑल जो है वो इफेक्ट है इन सारी हिप्नोटिक सेडेटिव्स का, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, एक आपने बात जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट करनी है, बेंजोडाइजेपिन जो है ना वो इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम, जबकि बारबिचुरेट जो है वो ड्यूरेशन है, ठीक है, इंक्रीज क्लोराइड आयन चैनल की, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको बताती हूँ बारबिचुरेट्स में। हम डायग्राम पे फिर से चलते हैं। डायग्राम देखें अगर आप, डायग्राम पे वापस आए तो आप देखेंगे कि डायग्राम पे नीचे दरमियान में आपको नजर आएंगे 2 साइट्स नीचे, वहां पे लिखा हुआ है कि बारबिचुरेट्स। वो साइट्स हैं बारबिचुरेट्स के बाइंडिंग साइट। बारबिचुरेट्स वहां आके अटैच होंगे, ठीक है, और वहां आके काम उन्होंने अगेन वही करना है। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो है गाबा रिसेप्टर का वो ही करवाना है, लेकिन किस तरह कराना है, इधर उन्होंने जो क्लोराइड चैनल गाबा रिसेप्टर की वजह से खुलता है उसकी ड्यूरेशन को ज्यादा करवा देना है। अगर पहले वो 5 मिनट के लिए खुल रहा था, अब वो 10 मिनट के लिए खुल जाएगा। लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन कर रही थी, बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे थे। वो क्या फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि बार बार खुलना बंद होना। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर 1 मिनट में 5 दफा खुला था, ड्यूरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कितने मिनट के लिए खुला था, कितने सेकंड के लिए खुला था। सिर्फ ये है कि वो बार बार, अगर पहले वो 2 दफा खुला था, अब वो 4 दफा खुल जाएगा इन केस ऑफ बेंजोडाइजेपिन। इन केस ऑफ बारबिचुरेट्स क्या हो रहा है, ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है उसका। अगर वो आयन चैनल पहले 5 मिनट के लिए खुल रहा था, अब वो 10 मिनट के लिए खुल जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सारी, ठीक है। यहाँ पे उसने सिर्फ यही बात की है कि ये जो है ना, ये भी मल्टीपल आइसोफॉर्म्स के साथ अटैच है ऑफ GABA A receptor but a different site those of which benzodiazepine interact। वही बात जो मैंने पहले बता दी। आगे उसने यही कहा है कि जो फ्लूमाजीनेल हमने जिसकी बात की थी ना उधर बेंजोडाइजेपिन में, कि वो हम रिवर्स करवाने के लिए दे सकते हैं, एंटेगोनिस्ट के तौर पे काम कर सकता है वो उधर, अगर हमने ज्यादा दे दी है बेंजोडाइजेपिन। बारबिचुरेट में वो चीज काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि फ्लूमाजीनेल ने तो बेंजोडाइजेपिन की रिसेप्टर साइट पे जाके अटैच होना है ना, उसने बारबिचुरेट की बाइंडिंग साइट पे तो जाके अटैच होना ही नहीं है, तो उसका एक्शन कैसे रिवर्स करेगी? ठीक हो गया, इस वजह से नहीं करती। अच्छा, बारबिचुरेट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ GABA mediated chloride ion channel opening, ठीक है। They may also block excitatory transmitter glutamic acid at high concentration and sodium channel। अच्छा, अब ये क्या बात करता है आपको पता है? ये गाबा का, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लो कहीं कि गाबा रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होगा तो हमारे पास इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा। और हमने ये बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन देना क्यों है? उस इनहिबिटरी रिस्पॉन्स को और ज्यादा करने के लिए, यानी और ज्यादा इनहिबिशन करवाने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो बारबिचुरेट्स है ना सिर्फ ये गाबा पे करते हैं, बल्कि ये जो और दूसरे एक्साइटरी होते हैं ना, जो एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिटर्स यानी केमिकल्स, ग्लूटामिक एसिड जैसे है, अगर हम हाई कंसंट्रेशन पे बारबिचुरेट्स दे देंगे ना, तो वो ना सिर्फ ये गैबा पे इफेक्ट करेगा, बल्कि ग्लूटामिक एसिड की जो है उसको भी ब्लॉक करने लग जाएगा, और सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करने लग जाएगा अगर हम इसको हाई कंसंट्रेशन पे दे देंगे। और उससे फिर और ज्यादा जो हमारे पास है इनहिबिटरी इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स पे। अच्छा, मुझे बताएगा कोई फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है? Action of the drug upon the body. बिल्कुल, डी फॉर ड्रग, डी फॉर डायनेमिक, ठीक है। अच्छा, क्या है, हमने पढ़ा है, हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया इसका किस तरह,
वो है ना, इजी है, एक दो दफा ड्रॉ करोगे आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें हमने कर क्यों हमें चाहिए सिडेशन। जिस तरह अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा दिल घबरा रहा है, उसको बेचैनी लगी हुई है उसको, तो हम चाहते हैं कि उसको सुकून हो जाए, थोड़ी देर वो रेस्ट कर ले, तो हम उसको सिडेटिव दे देंगे। सिडेशन से क्या होगा, वो थोड़ी देर सो जाएगा, उसके दिमाग को रेस्ट मिल जाए। ठीक है। अच्छा, एंजियोलाइसिस इज यूजुअली अकम्पनीड बाय, अच्छा वो ये कहता है अगर आप एंजियोलिटिक या एंजियोलाइसिस करते हो ना, यानी कि एंजाइटी के अगेंस्ट चीजें देते हो, तो उससे आपके जो है इम्पेयरमेंट ऑफ साइकोमोटर फंक्शंस या बिहेवियर डिसइनहिबिशन में आल्सो अकर। अब ये क्या है, अगर आप किसी बंदे को एंटी एंजाइटी या इस तरह की ड्रग दे रहे हो ना, जिससे आप उसकी एंजाइटी को कम करवा रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि साइकोमोटर फंक्शन जो है उनकी इम्पेयरमेंट हो जाए। साइकोमोटर फंक्शंस कौन से होते हैं, जो मेंटल और मसल का आपस में कनेक्शन है ना, यानी कि आपका जहन और आपके मसल्स की मूवमेंट का आपस में जो कनेक्शन है, उसकी डिस्टरबेंस होने में क्या होगा, डिस्टरबेंस जो है वो हो सकती है इन केस ऑफ एंजियोलाइसिस। ठीक है, इसके साथ हो सकती है। बिहेवियरल डिसइनहिबिशन का क्या मतलब है, कि मतलब उसकी बिहेवियर में चेंज आ सकती है, वो रूथलेस हो सकता है, उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इस तरीके से उसमें चेंजेस आ सकती है। ठीक है। एनिमल्स में जिस तरह आपको पता है कि हम इंसानों पे करने से पहले हम जानवरों पे टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें वो कहता है कि जानवरों पे जब हमने टेस्ट किया तो हमें पता लगा कि पनिशमेंट सप्रेस्ड बिहेवियर आया है इनके यूज करने से, सेडेटिव हिप्नोटिक्स के। ये क्या होता है, आपको पता है जब भी किसी इंसान को या जानवर को आप पनिश करो ना, तो वो दोबारा वो गलती करने से हिचकिचाएगा, या उसके अंदर एक बिहेवियर हो जाएगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो अगर आप देते हो ना सेडेटिव हिप्नोटिक, तो वो बिहेवियर रिलीज हो जाता है, यानी वो जो आपको होता है ना डर खौफ, वो खत्म हो जाता है, यानी वो कम हो जाता है। पनिशमेंट सप्रेस्ड बिहेवियर जो है वो रिलीज हो जाता है। ये एनिमल्स में देखा गया है, ह्यूमंस की अभी इसने बात नहीं की है। अच्छा, आगे हिप्नोसिस की बात करें। हिप्नोसिस क्या है कि अगर ये जो ड्रग्स है ना, दीज ड्रग्स कैन प्रमोट स्लीप ऑनसेट। ठीक है, यानी स्लीप कितनी जल्दी उसको ऑनसेट कितनी जल्दी होता है, और उसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर तक वो बंदा सोता है। बूढ़ों में अक्सर ये मसले होते हैं कि उनको नींद ही नहीं आ रही होती, और हम लोग जैसे जो होते हैं उनको हर वक्त ही नींद आ रही होती है। एनीवेज, तो अच्छा, अब आपको पता है कि स्लीप की ना काफी कुछ जो है वो उसके फेजेस हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट वाला जो स्लीप का फेज है ना, वो इन ड्रग्स की कंडीशन में क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट उस में जो है आपकी आईज की मूवमेंट काफी ज्यादा हो रही है, वो स्लीप का एक फेज होता है स्लीप का। ठीक है, स्लीप पैटर्न का। उसमें क्या होता है, अगर आप ये जो है ना रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ड्यूरेशन इज यूजुअली डिक्रीज एट हाई डोजेस। हाई डोज दोगे तो वो जो है वो पैटर्न जो है वो उस मतलब उस फेज का जो है ड्यूरेशन कम हो जाता है। और अगर आप जो है उसको ड्रग को विड्रॉ करवाओगे, पहले आप काफी अर्सा देते रहे हो और अब आप विड्रॉ करवा रहे हो यानी छोड़वा रहे हो, तो उसमें रीबाउंड आ जाएगा इन आर यानी रैपिड आई मूवमेंट। अच्छा, आगे क्या वो कहता है कि स्लीप पैटर्न जो है इफेक्ट ऑन स्लीप कर इनफ्रीक्वेंटली विद न्यूअर हिप्नोटिक सच एज। अच्छा, अब वो ये बात कर रहा है कि ये जो स्लीप की अगर आप इनफ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि सही तरीके से इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये न्यूअर जो ड्रग्स है ना इफेक्ट ऑन स्लीप पैटर्न्स अकर इनफ्रीक्वेंटली विद न्यूअर हिप्नोटिक्स। यानी जो नए वाले जो ड्रग्स है ना, जो हिप्नोटिक या ये जो है सेडेटिव्स, नए वाले में कौन से मुराद है, बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन्स आर न्यूअर एज कंपेयर टू बार्बिटूरेट्स और अदर्स। ठीक है, तो इनकी वो बात कर रहे हैं कि मतलब या पे इनमें या पे ये जो मिसलिनियस है इनमें ये जो है जोलपीडियम और जोलिप्लॉन जो है, ये लोग जो है ये क्या है करते हैं, इनफ्रीक्वेंटली जो है इसमें स्लीप पैटर्न में चेंजेस आती हैं, इतनी ज्यादा नहीं आती इनमें। ठीक है, आपने ये जो इनके इफेक्ट्स है ना, इनमें जो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स हैं, इन्हें आप दोनों ही करने हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलेंगे क्लिनिकल यूजेस में।
क्लिनिकल जोसेफ में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको इतनी बात बता दी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोबारा। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने एंजाइटी रिलेटेड जो इसमें डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए हमें इसको ट्रीट करते हैं। आपको पता है एक्यूट एंजाइटी अटैक्स होते हैं पेशेंट्स को, या फिर पैनिक अटैक होते हैं, वो भी इसी में ही आता है। पैनिक या एंजाइटी, दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो यही कह रहा है कि हमें एक दूसरे की ड्रग्स का, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपीरियरिटी ऑफ वन ड्रग ओवर द अदर। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता कि कौन सी ड्रग ज्यादा बेहतर है या ज्यादा इफेक्टिव है, अभी लेकिन जी जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, अब स्क्रीन शेयर भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वो यही कह रहा है कि हमारे पास क्लोनाजिपाम या एल्पेराजोलम जो है ना, ये बेंजो हैव ग्रेटर एफिकेसी देन अदर बेंजोडायजेपिन इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक एंड फोबिक डिसऑर्डर। आपको पता है फोबिया में भी यही होता है ना, लोगों को बिला वजह किसी आम सी चीज से बड़ा डर लग रहा होता है, तो उनकी ट्रीटमेंट में भी हम ये यूज करते हैं। तो अब ये जो है, ये है तो बेंजोडायजेपिन, लेकिन उसमें बताया बेंजोडायजेपिन में ये दो जो एजेंट है क्लोनाजिपाम और एल्पेराजोलम, ये जो है इनकी ग्रेटर एफिकेसी यानी ग्रेटर उसकी मतलब इफेक्टिवनेस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद वो यही कहता है, नोट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एंजाइटी स्टेट। वो ये कहते हैं अगर क्रोनिक एंजाइटी स्टेट चल रही है ना एक पेशेंट की, सालों से चल रही है वो स्टेट, तो उसमें हम न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट जो है वो भी यूज करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट का चैप्टर हमने कल ही पढ़ा है, आपको याद होगा कि हमने उसमें कौन कौन से न्यूअर में कौन कौन से आते हैं, SRIs आते हैं, या फिर ब्यूपेरियन आता है, और SNRI के भी कुछ आ जाते हैं, तो वो न्यूअर है। TCAs जो है वो ओल्डर एंटी डिप्रेसेंट्स है। अच्छा, स्लीप डिसऑर्डर, जिस तरह हमें पता है इसका सिडेटिव एक्शन भी है, तो हम इसको एज सिडेशन के तौर पे जिन लोगों को में इंसोम्निया है या जिन लोगों में स्लीप डिसऑर्डर्स है उनमें हम जो है वो ये यूज कर सकते हैं। लोअर डोज शुड बी यूज इन एल्डरली हु आर मोर सेंसिटिव टू। अच्छा, अब बड़े यानी बूढ़ों में जो है ना हमें थोड़ी डोज देनी चाहिए, क्योंकि उनका सीएनएस पहले ही डिप्रेस होता है, तो उसमें सेंसिटिव होता है, वो जल्दी डिप्रेस हो सकता है, तो इस वजह से उधर थोड़ी डोज देनी चाहिए। इसके अलावा उसने ये बात की है कि मोस्ट रिसेंटली देयर हैज बीन इंक्रीज यूज ऑफ ज़ोलपीडम एंड ज़ेलिप्लॉन एंड एज़ोपिक्लोन इन दिस इंसोम्निया, एंड सिंस दे हैव रैपिड ऑनसेट। रैपिड ऑनसेट का क्या मतलब है, जल्दी, मतलब जल्दी फौरन से, अगर अभी लिया तो फौरन से थोड़ी देर बाद ही मुझे उसका इफेक्ट आ जाएगा, विद मिनिमल इफेक्ट्स ऑन स्लीप पैटर्न एंड कॉज लेस डे टाइम कोग्निटिव इम्पेयरमेंट देन बेंजोडायजेपिन। अच्छा, ये वाले जो एजेंट्स हैं ये आ रहे हैं हमारे मिसलेनियस में, जो तीनों हमने बात की है, ये जो हमने ऊपर डब्बा मैंने आपको याद करने का कहा है, उन तीनों में ये इनके नाम होंगे। अच्छा, ये क्या है कि वो ये कहता है कि बेंजोडायजेपिन का क्या होता है कि लेने के बाद आपको स्लीप पैटर्न में भी होते हैं या फिर डे टाइम में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रही होती है, यानी कि उसके डेली जो रूटीन की काम है उसमें उसको थोड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि उसके हर वक्त वो एक डिजीनेस या एक नींद की हालत में रहना, इस टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो मिसलेनियस एजेंट्स है जिनका उसने यहाँ पे जिक्र किया तीनों का, इनके जो है ये इंसोम्निया में हम देते हैं, और इनके कम इफेक्ट्स होते हैं कि वो डे टाइम पे हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करें, ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट है ओवर द बेंजोडायजेपिन। नोट दैट sedative hypnotic drugs are not recommended for breathing related sleep disorders। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को आपने नोट किया होगा कि उनको सांस नहीं आ रहा होता जिसकी वजह से, या सांस में मसला होता है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही होती, नींद आती नहीं है, कम आती है। तो अगर आप देखो, आप उसको ऊपर से गोली खिला दो नींद की, तो वो सो तो जाएगा, लेकिन सोते वक्त उसको अगर उसकी सांस में मसला हुआ तो वो तो फिर नींद में ही होगा ना, और उसकी तो डेथ हो जाएगी, या वो कोई उसको स्वेयर प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो वो यही कह रहा है कि अगर उस बंदे को कोई सांस का कोई मसला है तो आपने उसमें नहीं देनी है ड्रग्स, ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स आप उसमें नहीं दोगे, आप उसको ट्रीट करो उसकी जो असल मसला है, ठीक है। आगे अदर यूजेस में क्या है कि थियोपेंटल जो है इज कॉमनली यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है थियोपेंटल का। मतलब सिडेशन और हिप्नोसिस तो आप आम यूज में कर सकते हैं ना, ये आप एनेस्थीसिया में भी दे सकते हो, मतलब कि एज आप एक तो होते हैं ना लोकल जनरल एनेस्थीसिया, उनके साथ मिला के इसको दे सकते हो ताकि उसको उसका इफेक्ट ज्यादा हो सके या फिर उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो सके, असर ज्यादा हो उस एनेस्थीसिया का, ठीक है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया का क्या मतलब है कि एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाना, स्टार्ट करवाना उसको, उसमें स्टार्ट करवाने में पहले हम ये देंगे, फिर उसको जो है दूसरा जो कोई एनेस्थीसिया वाली जो जनरल ड्रग्स होती हैं वो देंगे। एंड सर्टेन बेंजोडायजेपिन, diazepam, midazolam are used as component of anesthesia protocol including those used in day surgery, ठीक है। वो यही कह रहा है कि एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल में हम उसको एज कंपोनेंट यूज करते हैं, मतलब कि उनके साथ दे सकते हैं। दूसरी जो हम आगे पढ़ेंगे जनरल और एनेस्थीसिया वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स कौन सी होती हैं, तो उधर भी देखेंगे कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स भी हम उधर साथ अटैच एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे रहे होते हैं ताकि एनेस्थीसिया का असर अच्छा है, या फिर उसको क्योंकि आप ज्यादा एनेस्थीसिया दे दोगे तो वो बंदा जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं एनेस्थीसिया की कंसंट्रेशन एक लिमिट तक रखते हैं, उसके साथ हम इस तरह के ड्रग्स और दे देते हैं ताकि जिनसे वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। स्पेशल यूज इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ सीजर डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब सीजर डिसऑर्डर, अब किसी बंदे को, अब आपको पता है कि इंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, सब कुछ जो है आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। सीजर भी जो है ये आपके सीएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ही है, ठीक है। तो आज चाहते हैं हिप्नोटिक और सेडेटिव्स का असल बेसिक मकसद क्या है कि इन्होंने सीएनएस को करना है डिप्रेस, ठीक है, उसको करना है, उसके काम को करना है डिप्रेस। तो यहाँ पे जब एक बंदे को, एक पेशेंट को सीजर हो रहा है या डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे हम, उसकी मैनेजमेंट में भी दे सकते हैं ताकि उसके सीजर जो है उनको कुछ कंट्रोल किया जा सके। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी मैंने आपको कल परसों बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि एकदम जो है वो बंदा खुश होता है और दूसरी टाइम पे बंदा उदास हो जाता है, मतलब डिप्रेशन और एक्साइटेशन साथ जा रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब कि उसका आपको पता नहीं लगता, एक फेज उसका जो होता है एक्साइटरी होता है, दूसरा उसका मतलब डिप्रेस स्टेट होती है। तो उसके लिए भी हम इसमें दे सकते हैं क्योंकि हमने उसका गेन, हमने उसका जो सीएनएस है उसको हमने वो सीएनएस को जो फंक्शनिंग उसकी है उसको हमने कंट्रोल करना है एक तरीके से, ठीक है। तो हम उस लिए उसको दे सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पास्टिसिटी। अच्छा, इसमें क्या है कि मसल स्टिफ हो जाते हैं या क्या कहते हैं उसको, जिसे कहते हैं मसल का खिंचाव वगैरह, जो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, उसमें हम दे सकते हैं क्योंकि ये रिलैक्स कर रहा है। जब आपका सीएनएस रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बाकी बॉडी है उसके मसल्स भी आपके रिलैक्स होंगे, ठीक है। इसका बल्कि आगे क्लिनिकल यूजेस में भी हमने इसके जो है मसल जो है रिलैक्सन के तौर पर भी इसको, अगर एक बंदे के आपको है ना कोई इशू मसल रिलेटेड, तो आप उसमें एक मसल रिलैक्सन तो दे रहे हो, साथ में आप ये भी देते हो उसको ताकि उसको थोड़ी नींद वगैरह वाला इफेक्ट भी आए, उससे भी उसके मसल्स जो है उनमें स्टिफनेस वगैरह जो है वो रिलीज हो जाए। लॉन्ग एक्टिंग benzodiazepine are used in the management of withdrawal state in person psychological। अच्छा, अब ये है कि जो लोग मतलब अल्कोहलिक होते हैं उनको अगर वो विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो हम उनमें भी बेंजोडायजेपिन यूज करें। आपको याद होगा कल हमने ब्यूप्रियन का पढ़ा था कि वो जो थी वो निकोटीन डिपेंडेंस जो पेशेंट थे या जो निकोटीन के जो एडिक्ट होते हैं उनको अगर हमने विड्रॉ करवाना होता है तो उसमें हम दे रहे थे ब्यूप्रियन। यहाँ पे हम बेंजोडायजेपिन जो है लॉन्ग एक्टिंग की बात कर रहे हैं, वो जिसमें डायजेपाम या फ्लोडायजेपॉक्साइड आ जाता है, ये दोनों जो है ये हम उसमें दे देते हैं जो इथेनॉल डिपेंडेंट होते हैं या फिर एंड अदर सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ठीक है, या दूसरे सेडेटिव हिप्नोटिक्स के एडिक्ट होते हैं, उनमें हम विड्रॉल स्टेट की मैनेजमेंट करने के लिए
मैनेज करना है, हमने उसको ट्रीट तो कर नहीं सकते, हमने उसके विड्रॉल इफेक्ट्स को मैनेज करना है, तो हम उसमें ये दे सकते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर में आपने यही चीजें करनी है। इसके अलावा आपने ये नीचे जो एमसीक्यूज कर लेंगे, और कोई मसला हुआ वो मुझसे पूछ लेना आपने, और नीचे आएंगे अब समरी पे। समरी के जो पहले 3 है ना, पहले 3 कह रही हूँ, इसको समरी पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे क्लासेस में बेंजोडाइज़ेपिन या अपने नाम सारे, तो आपने पूरा इसका जो है समरी इसने आपने रट लेना है अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से बारबिचुरेट्स का आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। आगे जो फ्लूमाजीनिल का पढ़ा हमने एगोनिस्ट का, इसको आपने एक दफा बस पढ़ लें, और न्यूरो हिप्नोटिक्स को भी आपने थोड़ा अच्छा, ठीक है। इन चारों को आपने अच्छे से करना है, खास तौर पर बेंजोडाइज़ेपिन और बार को, और आगे वाले जो है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर बेंजोडाइज़ेपिन बारबिचुरेट्स का। आज मैंने काफी फास्ट इसलिए करवाना शुरू किया है क्योंकि आपके चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोर्स बिल्कुल लटक ही जाए, आप लोग बोर हो। हम जल्दी कवर करें, हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर रह जाएगा, जब कुछ मसला होगा तो हम उस चीज को दोबारा से डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। किसी को कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो हमसे पूछ लें, ठीक है। आपने ये फार्माकोडायनेमिक्स में मैंने आपको सिडेशन और हिप्नोसिस करवाया, ये इसके मेन इफेक्ट्स हैं आपके एससीक्यूज के लिए, ये आपको आएंगे एससीक्यूज में बहुत दफा आए हुए हैं। लेकिन आपने नाम के तौर पे या रीड एक दफा करने के तौर पे आपने ये एनेस्थीसिया, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट्स या मसल रिलैक्सेंट या मेडुलरी डिप्रेशन, ये एक दफा बस रीड कर लें हल्का सा इसको, कि नाम याद रख लें कि इसके अदर कौन से हैं, ठीक है। लेकिन करना आपने जो याद है वो सिडेटिव हिप्नोसिस है, ठीक है। समझ लग गई है? जी हाँ जी, बस ठीक है। आपने और इसकी जो अगेन मैं बता रही हूँ, जो जो मैं निशान लगवाती हूँ वो आप लोग अपने बुक्स पे निशान लगाएं, उनको लिखें, पास पेपर में आए हुए हैं ये, ताकि आप याद करते हुए वो चीजें आप फोकस में रखें। आपके पेपर में वही आना है जो आपको पहले पास पेपर्स में आया हुआ है, उन्हीं चीजों को आप रट लेंगे ना, तो आपके नंबर अच्छे आ जाने, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। बस आज की क्लास को इंक्लूड करें फिर। किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ये जो बेंजोडाइजेपिन का था टॉपिक, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि उसके 5 सब यूनिट्स होते हैं और हर एक के साथ 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होती हैं, तो इसका हाँ। क्या मतलब है? यार ये जो है ना, ये आगे बड़ा डीप चला जाता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया था। ये जो है ना स्ट्रक्चरल उसका है, मैं आपको अब दिखा भी देती हूँ, किधर था यहाँ लिखा, 5 इसी ईच विद ईच 4 डोमेन्स का क्या मतलब है कि जो सब यूनिट है उसकी आगे 4 डोमेन्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें देखें, हर जो सब यूनिट है यानी 5 सब यूनिट है, हर एक के आगे 4 डोमेन्स है। तो अब ऊपर से देखें तो हर जो सब यूनिट है उसकी 4 जो है वो कलेक्टिवली जब इस तरह खड़ी होंगी तो वो बीच में से एक रास्ता निकलेगा जो आइन चैनल के लिए होगा, और बाकी जो है इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही हैं कि हर जो सब यूनिट है उसकी 4 डोमेन्स जो हैं, यानी कि 4 उसके जो है पार्ट्स हैं फर्दर, वो आपको नज़र आ रहे हैं।